यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 से पॉलिटी के टोटल क्वेश्चन 24 आए थे, जिसे आज हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और उसके सब्जेक्ट से करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं। पहला है कि पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये करेक्टली मैच है। पार्ट 6 द स्टेट, पार्ट 11 द म्यूनसिपालिटीज़। तो कौन कौन से करेक्टली मैच कर रहे हैं? 1 एंड 2 जो है करेक्टली मैच है, तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 3। तो देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 में, बट ये इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, बट अभी अगर देखें तो 25 पार्ट्स हो गए हैं, 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल हो गए हैं। वहीं पे पार्ट की अगर बात करें तो पार्ट 7 जो है रिपील हो गया, यानी डिलीट हो गया बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। 7th पार्ट जो है 7th अमेंडमेंट से डिलीट हुआ 1956 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले देख लेते हैं कुछ पार्ट को। पार्ट 1 में जैसे यूनियन एंड टेरिटरी है, सेकंड में सिटीजनशिप, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ पार्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फोर्थ ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिफ्थ में है यूनियन, सिक्स्थ में है स्टेट, सेवन्थ रिपील हो चुका है, एट्थ में है यूनियन टेरिटरी, नाइन्थ में है पंचायत, नाइन्थ ए में म्यूनसिपालिटी, नाइन्थ बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड टेंथ में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, 11th में सेंटर स्टेट रिलेशन, 12th में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट, लाइक दैट। ये देख लीजिए, यही टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू म्यूनसिपालिटी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कह रहा है कि एलिजिबल एज जो होता है मेंबर का म्यूनसिपालिटी के, वो 25 ईयर्स होना चाहिए। सेकंड है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू द फील्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपालिटी इज रिजर्व फॉर वुमेन। तो 1/3 वाली बात तो करेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यानी कि इसका आंसर जो है सी करेक्ट है, ओनली 2। पहले देख लेते हैं म्यूनसिपालिटी जो आया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए, ये इंसर्ट हुआ पार्ट 9A में आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक। ओके, और इसमें एटलीस्ट जो कैंडिडेट को एज चाहिए वो 21 साल का होना चाहिए। ओके, आर्टिकल 243V के अकॉर्डिंग वो वुमेन का रिजर्वेशन जो है एटलीस्ट 1/3 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैच द लिस्ट है जिसमें शेड्यूल दिए हैं और उसके सब्जेक्ट। 7th शेड्यूल मतलब लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि ए का 3, बी का 8th शेड्यूल का लैंग्वेज होगा, यानी बी का 1, तो ये ए होगा या बी, ठीक है। 9th शेड्यूल का वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, यानी कि सी का 4, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी करेक्ट है। तो देख लेते हैं, टोटल 12 शेड्यूल है इंडिया में, और ओरिजिनली तो 8 थे, बट फर्स्ट अमेंडमेंट से 9 शेड्यूल ऐड हुआ, 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से 11th एंड 12th शेड्यूल ऐड हुआ। पहला शेड्यूल है स्टेट एंड ड्यूटीज़, सेकंड है सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल, यानी कि अलाउंसेस, एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस इसमें दिया है। थर्ड में दिया है ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ में है राज्यसभा सीट्स अलोकेशन, फिफ्थ में है शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्स्थ में है ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसी का डिमांड लद्दाख कर रहा है, ठीक है। जैसे सोनम वांगचुक इसी में इंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं, इसी शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में। 7th में यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, 8th में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 9th में वही एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशन को वैलिडेट करने के लिए, एंड 10th जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th जो है पंचायत पावर्स जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं पंचायत में, 12th जो है म्यूनसिपालिटी पावर्स जिसमें 18th सब्जेक्ट हैं, टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीजनिंग से है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शन के लिए इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में। वही रीजन कहता है कि कोर ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो है वो इस्टेब्लिश करना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को। तो दोनों करेक्ट हैं और करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर जो है डी करेक्ट है। अब देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, जो कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 36 से 51 में, और ये बरोड किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके क्लासिफिकेशन में देखें तो 3 क्लासिफिकेशन है मेजर, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएशन करने की बात कही जा रही है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है कि इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा जो है पास कर सकता है एक रेजोल्यूशन क्रिएशन फॉर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द रेजोल्यूशन जो है
creation of new all India services must be passed by Rajya Sabha by 2/3 majority of the total member of the house। पहला तो सही है स्टेटमेंट, सेकंड में थोड़ा सा कमी है क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, तो इसका आंसर जो है डी होगा। ओके, इसका आंसर डी होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज का आर्टिकल 312 जो है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट सच सर्विस वाया राज्यसभा रेजोल्यूशन विथ 2/3 मेजोरिटी डिक्लेयरिंग नेशनल इंटरेस्ट नेसेसिटी। ओके, राज्यसभा रेजोल्यूशन सपोर्ट करना चाहिए नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, यही जो है लैंग्वेज वहाँ पे क्वेश्चन में अलग था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द लोकसभा, सही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देख लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी है क्या। इंडिया में 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी इन पार्लियामेंट होता है और ये ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ये एग्जामिन करते हैं अकाउंट ऑफ फंड्स अप्रोप्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड स्क्रूटिनीज रिपोर्ट फ्रॉम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो रिपोर्ट होते हैं उसको देखते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है 22 मेंबर्स होते हैं इसके, 15 इलेक्टेड होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, और इसके जो चेयरमैन हैं वो अपोजिशन पार्टी से अपॉइंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है असर्शन एंड रीजन कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट है। और इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर जो है डी करेक्ट है। थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल दोनों पे है इंडिया में, और ये जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को फॉलो किया गया है इंडिया में। ओके, और अगर देखें तो कोर प्रोविज़न जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का आर्टिकल 52 to 151 यूनियन के लिए है और स्टेट के लिए 153 से 237 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड वेयर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में कौन से वर्ड इंसर्ट हुए थे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1 सोशलिस्ट, 2 सेक्युलर, 3 संप्रभुता, 3rd संप्रभुता एंड 4 जो है रिपब्लिक या गणतंत्र। तो इसका आंसर होगा 1 and 2, यानी कि डी इसका करेक्ट है। तो देख लेते हैं प्रियम्बल जो अमेंड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं इवॉल्विंग नेशनल आइडियाज़ को। ओके, और सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती के आया था 1973 में, वो कंफर्म किया था प्रियम्बल जो है अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 से विदाउट अल्टरिंग, मतलब विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए हुए अल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मैच द लिस्ट फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरमैन। 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। 11th के थे AM खुसरो और 12th के कौन थे, C रंगराजन, एंड 13th के थे विजय एल केलकर और 14 के थे YV रेड्डी, यानी कि आंसर ए जो है करेक्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सारे लिस्ट हैं। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ये रिक्वायर करता है प्रेसिडेंट जो है इसको एवरी 5 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं या उसके पहले भी कर सकते हैं। इसका मेजर काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ग्रांट इन एड और फिजिकल मेजर्स को साउंड फाइनेंस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिटिक्स है कि मैच द लिस्ट है, स्टेट दिया है और उसके नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा दिए हैं। तो ये बेसिक एलिमिनेशन फीचर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे बड़ा है पॉपुलेशन वाइज, तो ए का 3 होना चाहिए 19, तो इस मेथड से ये एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं राज्यसभा सीट की जो है स्टेट के अलोकेटेड है, आर्टिकल 80 में ये दिया हुआ है और 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, एंड प्राइमरली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फ्रॉम लेटेस्ट सेंसस। और टोटल सीट की अगर बात करें तो इलेक्टेड सीट जो है 233 स्टेट एंड यूटी मिला के प्लस 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और अगर कैप्ट की बात करें टोटल 250 मेंबर्स हैं, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी ही यूटी जो है वो उनका सीट राज्यसभा में है। बाकी जो है लैक ऑफ पॉपुलेशन की वजह से उनकी कोई सीट नहीं है राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश से 31 मैक्सिमम सीट जो है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से है, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16 एंड कर्नाटक से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मैच द लिस्ट है लोकसभा और लोकसभा के स्पीकर। 11th लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो 11th के लोकसभा स्पीकर थे PA संगमा,
ट्वेल्थ के तो कौन थे, ट्वेल्थ के थे GMC बालयोगी, एंड 14th के कौन थे, 14th के थे सोमनाथ चटर्जी, एंड 15th के जैसा कि आपको पता है 17th के ओम बिरला। यानी कि आंसर इसका ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, ये फजल अली कमीशन के बारे में है, कौन इनके मेंबर थे इस कमीशन के, तो KT शाह 1, 2 जो है KM पानीकर, 3rd है P सीतारामैया, एंड 4th है HN कुंजरू। तो 2 और 4 यानी कि KM पानीकर और HN कुंजरू जो है इस कमीशन के मेंबर थे, और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमीशन बना था 1953 में, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था 1955 में। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, मैच द लिस्ट है कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ द कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, एंड सेकंड बी का रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के JB कृपलानी। यानी कि इसका आंसर सी जो है करेक्ट है। ओके, जैसा कि आप देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कौन कौन से कमेटी के कौन चेयरमैन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शैल बी ऑफ 5 years। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ द सीट्स रिजर्व 1/4 ऑफ द सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC/ST। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर जो है ओनली 1 होगा, डी। तो देख लेते हैं 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना, और जो कि स्टेट के लिए मैंडेटरी करता है जिसका पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख है, विलेज, इंटरमीडिएट, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्मॉलर स्टेट में एग्जेम्प्ट किया गया है इंटरमीडिएट को, और इलेक्शन अगर देखें तो डायरेक्ट होता है सभी लेवल पे, बट चेयरमैन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। विलेज चेयरपर्सन पर स्टेट रूल के हिसाब से इनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन 5 ईयर में हर 5 साल में होता है बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो सीट प्रोपोर्शनल होता है रिजर्वेशन SC/ST के पॉपुलेशन के ऊपर, और 1/3 सीट्स जो है इंक्लूडिंग चेयरपर्सन पोस्ट फॉर वुमेन के लिए रिजर्व होता है। ओके, तो टर्म की बात करें तो 5 ईयर टर्म होता है इनका फिक्स। ओके, अगर ये डिजॉल्व होता है तो इसको 6 महीने में इसका इलेक्शन कराना होता है। बाकी यही सब मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसका अगर आंसर देखें तो बी जो है करेक्ट है, मतलब सभी हैं इसमें। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, चेयरमैन जो है अपोजिशन से होते हैं, और इसका रोल है कि CAG की ऑडिट की हुई रिपोर्ट को एग्जामिन करना। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टीमेट कमेटी, जिसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं, और चेयरमैन जो होता है रूलिंग पार्टी से नॉमिनेट किए जाते हैं। और रोल की अगर बात करें तो रिव्यू करते हैं यूनियन बजट, एस्टीमेट फॉर इकोनॉमीज एंड एफिशिएंसी, सजेस्ट अल्टरनेटिव विदाउट क्वेश्चनिंग पॉलिसी विजडम। नेक्स्ट है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कि इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा, और चेयरमैन जो होते हैं लोकसभा के मेंबर होते हैं, और ये स्क्रूटिनाइज करते हैं परफॉर्मेंस को, ऑटोनॉमी एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जैसे कि ONGC, सेल, चेक इफ दे आर मीट टू पब्लिक ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पॉलिटी से, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द टेन्योर ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में है, और उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम और R वेंकटरमन। तो नीलम संजीव रेड्डी पहले होंगे, उसके बाद R वेंकटरमन होंगे, उसके बाद KR नारायणन, एंड थर्ड इज APJ अब्दुल कलाम। यानी कि आंसर इसका ए जो है करेक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें दे रखा है अभी प्रेजेंट के प्रेसिडेंट से लेके टिल नीलम संजीव रेड्डी तक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और 5 ईयर्स के लिए इनका टर्म होता है। इलेक्टोरल कॉलेज इनके आर्टिकल 54 में मेंशन है। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया एसेंशियल फॉर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रोवाइड इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, तो बोथ करेक्ट है, और करेक्टली एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन उत्तर प्रदेश।
तो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, यानी कि आंसर इसका डी जो है करेक्ट है। ओनली ओहो सॉरी, ओनली बी, ओनली 3 होगा, तो यानी कि बी इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज देयर करेक्ट क्रोनोलॉजी। को कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ, इसका क्रोनोलॉजी बनाना है, अर्लीस्ट टू लास्ट। ओके, तो इसका आंसर वैसे सी जो है करेक्ट है। सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद पंजाब, फिर सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नागालैंड बना 1963, पंजाब 1966, सिक्किम जो है 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। और ये स्टेट फॉर्मेशन गवर्न होता है आर्टिकल 224 पार्ट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वाइस प्रेसिडेंट के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और वाइस प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो मेंबर तो नहीं होते हैं राज्यसभा के ये, तो इसका आंसर होगा ओनली 1, यानी कि डी करेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहता है, इज सर्विंग प्राइमरली एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट इन कंटिजेंसीज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर फॉलोइंग इलेक्शन रिफॉर्म इन इंडिया एंड अरेंज देम करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट। पहले कौन सा होता है, पहले वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके बाद वो आईडी कार्ड आप लेके जाते हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के पास, फिर आप वहाँ पे वोट करते हो किसी कैंडिडेट को या नोटा पे, तो 1 2 4, उसके बाद आपको वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल भी मिलता है। तो इससे क्या आंसर होगा 1 2 4 3, यानी कि बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, नेशनल वोटर डे इंडिया में 25 जनवरी, कॉन्स्टिट्यूशन डे 27 जनवरी एंड ह्यूमन राइट डे 29 जनवरी। तो इसका नॉट करेक्टली मैच है 2 और 3, आंसर इसका सी जो है करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, कि उसी दिन अडॉप्ट किया गया था 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, विथ रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 109 of the Constitution of India provide for the joint sitting of Parliament. Second statement है कि joint sitting of Parliament may be called to pass the Constitution Amendment Bill. Constitution Amendment Bill joint sitting में नहीं, वो एक ही हाउस में, मतलब वो joint sitting में नहीं पास किया जाता है। और आर्टिकल 108 में joint sitting मेंशन है, न कि 109 में। तो इसका आंसर जो है बी जो है करेक्ट है, नीदर 1 नॉर 2। तो joint sitting के बारे में थोड़ा ब्रीफ समझ लेते हैं। joint sitting पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 108 रिजॉल्व करता है डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन ऑर्डिनरी बिल। ओके, और इसके चेयरमैन की अगर बात करें तो जॉइंट सिटिंग के, तो स्पीकर होते हैं, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर, या डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, या फिर अगर वो भी एब्सेंट हैं तो एनी MP बाई कंसेंसस इफ एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 24, assertion and reason, the concept of national integration involve political, economic, social, cultural and psychological dimension and interrelation between them. इसका रीज़न है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल was constituted in 1961 on the principle of unity in diversity. तो both are correct and correctly explanation है, इसका आंसर डी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में, उसके चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। एड्रेस किए थे रिलेटेड इश्यू ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म। ओके, these are not constitutional या statutory body but forum for dialogue aimed to promoting national integration and unity in diversity। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।